Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to present the presentation of advanced auditing. He is my professor Imran Shahzad. These are my group member myself Sayyid Nakir Raza, Faisal Parvez and Fraz Ahmed Jadoon. Today I am here to present the topic watching and verification of cash and bank balance. वॉचिंग क्या होती है? जब भी ऑडिटिंग होती है वॉचिंग के बगैर नहीं हो सकती। ऑडिटिंग जब भी होगी वॉचिंग के साथ होगी, वॉचिंग के बगैर नहीं हो सकती। तो वॉचिंग को समझने के लिए हमें पहले तो वॉचर का पता होना चाहिए कि वॉचर होता क्या है। लेट्स सपोज इसका हम एग्जांपल देखते हैं। ए हमारे पास बायर है और बी हमारे पास कोई भी मॉल है। ए कोई भी चीज़ परचेज़ करता है बी से। ए कोई भी चीज़ परचेज़ करता है बी से। लेट्स सपोज मान लो कि हमने पेन परचेज़ किया है बी से, तो बी उसके बदले में ए को एक बिल देगा। उस बिल को क्या कहेंगे हम? उस बिल को हम कहेंगे वोचर, जो मिलता है ए को, वोचर। अब इस बिल में क्या होता है? डेट होती है, ट्रांजैक्शन होती है, अमाउंट जो भी है, जितना भी डाटा होगा, मतलब कि ए ने जो चीज़ परचेज़ की है उस बिल में आ जाएगी, उसे हम कहेंगे वोचर। तो हमें वॉचिंग से क्या समझ आती है कि वॉचिंग एग्जामिनेशन है ऑडिटिंग के बुक ऑफ अकाउंट्स का और एंट्री का। तो वॉचर की हेल्प से हम उसकी ऑथेंटिसिटी मालूम करते हैं कि ये क्या सही है या नहीं। तो हम एक एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब ऑडिटर कैसे मान ले कि ये एंट्री सही है या गलत है? तो कैसे मान ले? तो ऑडिटर सबसे पहले क्या करेगा? परचेज का वॉचर चेक करेगा। इसका वॉचर से हमें पता चलेगा कि ये उसने एंट्री सही की है या नहीं। तो आगे हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि हमें वॉचिंग होती क्या है। means the examinations of every business transaction with its supporting documentary evidence, the checking of which enable auditor satisfy himself that। तो फर्स्टली आ जाता है द ट्रांजैक्शन इन ऑर्डर, मतलब कि ट्रांजैक्शन ऑर्डर होनी चाहिए, उसके इट हैज़ बीन प्रॉपरली ऑथराइज होनी चाहिए, देन इट हैज़ बीन करेक्टली एलोकेट एंट्री इन द बुक, मतलब कि करेक्टली एलोकेट होनी चाहिए बुक ऑफ अकाउंट्स में। पास आ जाता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन से क्या मुराद है? किसी भी चीज़ को वेरीफाई करना, मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन दी जाए क्या वो ठीक है या गलत है, इसको चेक करने के अमल को हम वेरिफिकेशन कहते हैं। वेरिफिकेशन जैसा कि पिक्चर में हमें पता चला कि वेरिफिकेशन का मतलब क्या है। वेरिफिकेशन मतलब कि टेस्ट करना, क्लैरिफाई करना, जस्टिफाई, प्रूफ, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो बिल्कुल क्लैरिफाई है, मतलब कि क्लियर है, मतलब कि उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं है किसी किस्म का, उसे वेरिफिकेशन कहते हैं। इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। वेरिफिकेशन इज़ एन ऑडिटिंग प्रोसेस इन विच ऑडिटर satisfy himself with the actual existence of assets and liability appearing in the statement of financial position। ये डेफिनेशन थी इसकी। आगे वेरिफिकेशन, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल अगर कोट करें तो हम इसकी एग्जांपल ऐसे है, अगर हम किसी जगह जॉब करने जाते हैं तो हम उसे अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आगे उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई करने हैं उसे वेरिफिकेशन कहेंगे। मतलब कि लेट्स सपोज वो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? जो हमारे डॉक्यूमेंट में जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि हमने यूनिवर्सिटी से एमकॉम किया है अपनी यूसीबी से, वो उसका मोनोग्राम क्या एचईसी से वो रिकॉग्नाइज्ड है, डिग्री वाकई यूनिवर्सिटी से हमें मिली है, जाली डिग्री तो नहीं हम उनको दे रहे। तो इस अमल को जो वेरीफाई करेंगे, मतलब कि हमारे डॉक्यूमेंट को वो जो चेक करेंगे, इसको हम वेरिफिकेशन कहेंगे। आगे हमारे पास आ जाता है कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस दो तरह के होते हैं हमारे पास, एक कैश इन हैंड होता है और एक कैश इन बैंक होता है। कैश इन बैंक से क्या मुराद है? हमारा बैंक में जो डिपॉजिट मनी होता है उसे कैश इन बैंक कहते हैं, और कैश इन हैंड जो हमारे पास एक्चुअली हमारे पास मौजूद होता है, ऑल कॉस्ट रिकवर करने या बेयर करने के बाद हमारा जो एक्चुअली मनी होता है उसे कैश इन हैंड कहते हैं। और कैश एंड बैंक जो होता है वो कैश एंड बैंक ये हमारा डिपॉजिट होता है, जिसे हम किसी भी वक्त डिपॉजिट करवा सकते हैं, किसी भी वक्त विड्रॉ करवा सकते हैं विदाउट नोटिफिकेशन दिए बगैर। आगे हमारे पास है कैश एट बैंक बैलेंस हेडिंग जनरली इंक्लूड द फॉलोइंग कैश इन हैंड
कैश इन हैंड जनरली मतलब कि सिंपल वर्ड में अगर इसको कहा जाए तो जो डेली ट्रांजैक्शन से जो हमें पैसा मिलता है ऑडिटर उसको वेरीफाई करता है। अगर डिमांड डिपॉजिट से मुराद है कि वो फंड जो बैंक में हमने रखे होते हैं उसे हम किसी भी वक्त विड्रॉ करवा सकते हैं बैंक को विदाउट नोटिस दिए बगैर हम किसी भी वक्त उसे विड्रॉ करवा सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो इजीली कन्वर्टेबल होती हैं और हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट होती हैं। इसमें टर्म डिपॉजिट रहता है, प्राइस बॉन्ड आ जाता है, ETC एक्स्ट्रा जाता है। ऑडिटर शुड कंसीडर फॉलोइंग पॉइंट वाइल वॉचिंग। इसमें क्या होता है कि ऑडिटर के पास सबसे पहला काम होता है कि अपने वो वॉचर्स को अरेंज करे। उसके बाद चेकिंग ऑफ डेटा आ जाता है, चेकिंग ऑफ अथॉरिटी आ जाता है, कंपेयर द वर्ड एंड फिगर आ जाता है, कटिंग एंड चेंज आता है। अरेंज वॉचर में सबसे पहले क्या होता है कि ऑडिटर का काम होता है कि जो उसे वॉचर दिए जा रहे हैं क्या वो अरेंज हैं। उसका सबसे पहले काम ये होता है कि अपने वॉचर्स को देखे वो बिल्कुल अरेंज है, एक सीक्वेंस के साथ है। उसके बाद आता है चेकिंग ऑफ डेट। चेकिंग ऑफ डेट से क्या बनाता है कि मतलब कि अगर उनको वोचर दिया जा रहा है मतलब कि 2017 का ऑडिट का वोचर उसे दिया जा रहा है तो क्या उसका टाइम पीरियड देखे कि यही टाइम पीरियड उस वोचर पे लिखा हुआ है, कोई और टाइम पीरियड तो नहीं लिखा हुआ। उसके बाद आता था हमारे पास चेकिंग एंड अथॉरिटी। चेकिंग एंड अथॉरिटी से क्या मतलब ऑडिटर अपनी अथॉरिटी को चेक करे। जब भी कोई वॉचिंग करे तो सबसे पहले वो अपना इंटरनल कंट्रोल चेक करे, कंपनी की पॉलिसीज़ क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, क्या इसके मुताबिक वोचर बना है कि नहीं बना। आगे आ जाता है कंपेयर द वर्ड एंड फिगर। इसमें क्या होता है कि मतलब वर्ड और फिगर को कंपेयर करें, जो अमाउंट लिखी हुई है वो कैश बुक में, पासबुक में या बैलेंस शीट में सेम है, उसमें कोई चेंजिंग तो नहीं है। आगे आ जाता है हमारे पास कटिंग एंड चेंज। कटिंग एंड चेंज जो कंपनी अक्सर कंपनीज में ऐसा होता है जो कंपनी के मैनेजर वगैरह फ्रॉड करते हैं कि मतलब कि उन्होंने 2 लाख का चेक किया तो वो मतलब कि उन्होंने साइन करवा लिया लेकिन बाद में उसके वो मतलब कि चेंजिंग वगैरह कर देते हैं। तो इसलिए कटिंग एंड चेंज से ये लगाया जाता है कि मतलब कि जो भी मतलब कि अमाउंट लिखी है वो हाईली साइन होनी चाहिए, मतलब कि उसमें कोई भी कटिंग या चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब कि किसी किस्म के फ्रॉड नहीं होना चाहिए। कि ऑडिटर का काम यही होता है कि मतलब कि छोटी से छोटी गलती को पकड़ना। तो कटिंग एंड चेंज से ही हमारा है। Assalamu alaikum sir, my name is Faisal and I'm here to explain the topic further. एंड सर अब इसमें आ जाता है कि असेशंस फॉर ऑडिटिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस। सर इसमें असेशन ये होता है कि ऑडिटर जब भी किसी मतलब कि किसी कंपनी की मतलब वाउचिंग या वेरिफिकेशन स्टार्ट करता है तो ये फॉलोइंग पॉइंट्स होते हैं जो ऑडिटर को मतलब कि ये फॉलो करने चाहिए। तो सर सबसे पहले इसमें आ जाता है एग्जिस्टेंस। तो सर एग्जिस्टेंस में हम ये कहेंगे कि ऑडिटर जिस चीज़ की वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन कर रहे हैं, जैसे कैश एंड बैंक बैलेंस हमारा टॉपिक है, तो सर जब वो कैश एंड बैंक बैलेंस की वेरिफिकेशन करेगा तो सर वो ये चीज़ देखेगा कि ये एक्चुअली एग्जिस्ट भी करता है कंपनी का, जिस कैश को मतलब वो वेरीफाई कर रहा है वो गिवन डेट और गिवन ईयर में मतलब एग्जिस्ट करता है कि नहीं। देन सर फिर इसका सेकंड पॉइंट आ जाता है कंप्लीटनेस सर के देयर इज़ नो अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, मतलब कि जिस कैश एंड बैंक बैलेंस को वो वेरीफाई कर रहा है वो देखेगा कि यार इसकी प्रॉपर एंट्रीज पास हुई हैं बैलेंस शीट्स में, मतलब कि ये रिकॉर्ड हुआ भी है कि नहीं, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन तो नहीं है। फिर सर उसके बाद वो देखेगा उसका क्या कहते हैं एक्यूरेसी सर इसमें ये आ जाता है टू इंश्योर कैश एट बैंक स्टेटमेंट और रिकॉन्सिलिएशन इज एक्यूरेट, मतलब कि एक्यूरेसी वो देखेगा कि एसेट एंड लायबिलिटीज मतलब जो भी हैं कैश एंड बैंक बैलेंस वो प्रॉपर्ली वैल्यूड हैं भी कि नहीं, इसमें अकॉर्डिंग टू IAS सर इसमें ये वो देखेगा। फिर सर इसमें फोर्थ पॉइंट आ जाता है कट ऑफ। तो सर कट ऑफ में ये आ जाएगा कि मतलब कि जो भी मतलब वो ट्रांजेक्शन वगैरह वेरीफाई कर रहे हैं कैश एंड बैंक बैलेंस से रिलेटेड वो प्रॉपर टाइम पीरियड के अंदर की गई है कि नहीं। फिर सर फिफ्थ में आ जाता है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। सर प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर में ये होता है कि मतलब कि जो भी मतलब कि उसने जैसे कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब जितनी भी बनी है कंपनी की बैलेंस शीट्स वगैरह कैश बुक वगैरह वो मतलब कि एक फेयर व्यू प्रोवाइड कर रही हैं कि नहीं, वो प्रॉपरली प्रेजेंट और डिस्क्लोजर हुई है कि नहीं, और ये चीज़ मतलब कि ऑडिटर वेरीफाई करता है ये 5 चीज़ें। फिर सर एंड पे आ जाता है डिटेल टाई इन। सर डिटेल टाई इन का मतलब कि ये होता है कि इसमें भी ऑडिटर बाकी जैसे सेक्शंस पॉइंट्स स्टेप्स को फॉलो करता है, इसमें भी ये होता है कि वो वेरीफाई करता है कि अमाउंट का जो मतलब मास्टर फाइल अमाउंट है मतलब कि जो ओरिजिनल अमाउंट है वो जर्नल लेजर के साथ। सर अब आगे ये फर्दर जैसे कि आ जाता है कि चेक लिस्ट फॉर वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस कि मतलब कि ऑडिटर को जब वो वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन करेगा कैश एंड बैंक बैलेंसेस की तो ये फॉलोइंग स्टेप्स और लिस्ट है मतलब जिनको हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो वन बाय वन हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाता है इंटरनल चेक सिस्टम। इसमें ये होता है कि स्टेप शुड इन्वॉल्व इन वेरिफिकेशन और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऑडिटर जब भी वाचिंग एंड वेरिफिकेशन करेगा बैंक एंड कैश एंड बैंक बैलेंस की तो सबसे पहले उसको जो कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है ना उसको मतलब उसको चेक करना चाहिए।
एग्जामिन करना चाहिए कि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है। अब मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, जो मतलब कि पॉलिसीज़ बनाता है कि और वेरीफाई करता है कि ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसीज़ हैं कि नहीं, कोई मतलब गलत काम तो नहीं हो रहा, कंपनी के लिए क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगी। अब जैसे कि इसके फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि मतलब ये इसका मेन पर्पज़ ये होता है, कंपनी इसको इसलिए बेहतर बनाती है कि डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर होता है। फिर सर इसमें पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट होती हैं, ये सेफ गार्डिंग एसेट्स को प्रोवाइड करता है। फिर इसमें प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। तो सर ये एक ओवरव्यू होता है कि मतलब कि जैसे ऑडिटर अगर कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को पहले एग्जामिन करेगा तो उसको पता लग जाएगा कि कंपनी के क्या पॉलिसीज़ होती हैं, और फिर इस तरह वो अच्छे तरीके से वॉचिंग एंड वेरिफिकेशन के प्रोसेस को आगे वो कैरी ऑन कर सकता है। फिर सर सेकंड में आ जाता है कि रिव्यू द सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, एग्जामिन द फाइनेंशियल पावर वेस्टेड इन डिफरेंट पर्सनस एंड कंडीशंस अंडर विच दे एक्सरसाइज। फिर उसको एग्जामिन करना कि फाइनेंशियल पावर वेस्टेड मतलब कि फाइनेंशियल डिसीजंस वगैरह कौन कंपनी के लेते हैं, कौन पर्सन है और किन कंडीशंस में वो एक्सरसाइज होते हैं। फिर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ अगेन ही चाहिए, इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है। सर इसमें हम ये कहेंगे कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होता है कि कंपनीज़ को मतलब कंपनी जो होती है ना अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को बेहतर करने के लिए, जो कंपनी की पॉलिसीज़ को बेहतर करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह अर्न कर सके, वो जो है ना अपनी सेग्रीगेशन कर देती है अपने एम्प्लॉयज़ की ड्यूटीज़ को, उनके काम को ना बांट। आगे ये आ जाता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन इसमें आ जाता है कि एग्जामिन ऑल दी वाउचर विद द अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसकी आगे फर्दर टू टाइप्स होती हैं, इंटरनल एविडेंस और एक्सटर्नल एविडेंस। तो जो ऑडिटर होता है ना उसको मतलब कि जब वो वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन करेगा इसकी कैश एंड बैंक बैलेंसेस की, तो उसको मतलब कि ऑल अप्रोप्रिएट वाउचर के जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं ना उनको भी अच्छी तरह एग्जामिन करना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये होते हैं कि मतलब डॉक्यूमेंट टाइप होते हैं किसी भी वाउचर का, जैसे कैश बुक का, पासबुक का, उनके वाउचर को अच्छी तरह से एग्जामिन करना, ये भी ऑडिटर की होता है, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन की स्टेप का हिस्सा होता है। अब इसके आगे फर्दर आ जाते हैं इंटरनल एविडेंस, जैसे कि क्रिएटेड एंड यूज्ड एंड रिटेन्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये एविडेंस जो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन का, जिस कंपनी का ऑडिटर वो कर रहा होता है, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन कर रहा होता है, ऑडिट कर रहा होता है, कंपनी के अंदर से उसको मिलता है ये एविडेंस मतलब कि एक वो होता है डाटा होता है जो मतलब ऑडिटर को हेल्प करता है कि ओपिनियन दे सके वो, मतलब उसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग वगैरह इस तरह वो कर सके। और इसमें आगे ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ट्रांजैक्शन में आ जाता है फर्दर है एग्जामिन द मेथड ऑफ डिस्पोजिंग कैश रिसीव डेली। इसमें यह आ जाता है कि ऑडिटर जो होता है उसको वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन करते हुए ये एग्जामिन करना चाहिए कि कंपनी का जो मेथड है मतलब डेली डिस्पोजिंग कैश रिसीव्ड का वो किस थ्रू है, वो भी ऑडिटर को वेरीफाई करना चाहिए। कैश रिसीव डेली ये होता है कि कंपनी को जो डेली बेसिस पे कैश वगैरह मिलती है ऑन बिहाफ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो वो प्रोवाइड वगैरह करता है, तो ये भी ऑडिटर को एग्जामिन करना चाहिए। और इसकी कंपनी जो होती है एक रिटर्न वाउचर रिटर्न डॉक्यूमेंट बना लेती है ताकि वो एविडेंस के तौर पे बाद में ऑडिटर को दे सके, तो ऑडिटर को इसको भी अच्छे तरीके से एग्जामिन वगैरह करना चाहिए। फिर सर इसके बाद आ जाता है कि वेरिफिकेशन ऑफ कैश इन हैंड। अब कैश इन हैंड मतलब ये होता है कि कंपनी के ऑल कॉस्ट रिकवर करने के बाद जो एक्चुअली कंपनी के पास पैसा वगैरह होगा ना उसको हम कहेंगे कैश इन हैंड। तो अब इसमें ये भी आगे ये लिखा होता है कि कैश बुक बैलेंस। अब कैश बुक बैलेंस सर इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि ये कंपनी का एक फाइनेंशियल जर्नल होता है जिसमें कंपनी की ऑल ट्रांजैक्शंस रिगार्डिंग रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट वगैरह ये होती हैं। तो इसमें बैंक से रिलेटेड भी डिपॉजिट जो होता है और विड्रॉल जो बैंक से निकलवाया जाता है वो भी इसमें होता है। तो एंट्रीज पहले कंपनी जो होती है वो कैश बुक में करती है एंड देन उसके बाद सर उसको वो पोस्टेड कर देती है, जर्नल लेजर में वो कर देती है। फिर सर थर्ड स्टेप इसमें जो होता है वो ऑडिटर को करना होता है वेरिफिकेशन ऑफ कैश इन बैंक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडिटर जो होता है वो कंपेयर करता है कि बैलेंस जो शो हुआ है पासबुक में और जो बैलेंस शो हुआ है कैश बुक में वो सेम है कि नहीं। तो कैश बुक जो होती है कंपनी की डेली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए होती है और पासबुक जो होती है वो मतलब कि बैंक इशू करता है अकाउंटेंट होल्डर को जब कोई कंपनी मतलब विड्रॉल और जो भी मतलब करवाती है विड्रॉल डिपॉजिट करवाती है तो ये बैंक के पास होती है पासबुक, तो ये उसमें मतलब एंट्रीज वगैरह होती हैं। तो ऑडिटर को इसको भी मतलब कि अच्छी तरह से वेरिफिकेशन करना चाहिए कैश इन बैंक और कैश इन हैंड और ये डिस्पोजिंग कैश रिसीव डेली। तो सर इसके बाद अब ये एट दी एंड ये आ जाता है रेवेन्यू स्टैंप। ये मतलब कि स्टैंप होती है जैसे कि इधर लिखा हुआ कि द स्टैंप आर रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन ऑफ अमाउंट एंड कैश
for the stamp act 1899 is applicable while fixing the revenue stamp ensure that cash payment exceeding 5,000 should be supported by revenue stamp ये सर किसी मतलब कि प्रोडक्ट्स वगैरह भी सम प्रोडक्ट्स पे होती है ताकि पता लग सके कि इन पे टैक्स पेड है। तो ये ऑडिटर को वेरीफाई करना चाहिए कि अगर कैश रिसिप्ट पेमेंट एक्सीड करती है 5,000 से तो उस पर रेवेन्यू स्टैंप लगी हुई है कि नहीं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, अब सर इसमें ये लास्ट 2 ये स्टेप्स आ जाते हैं। ओपनिंग बैलेंस वेरिफिकेशन आ जाता है और इसमें वेरिफिकेशन ऑफ BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आ जाता है। तो ओपनिंग बैलेंस वेरिफिकेशन में सर हम ये कहेंगे कि ऑडिटर को जो है ना मतलब कि फर्म का ओपनिंग बैलेंस उसको वेरीफाई करना चाहिए। जैसे कि 2018 जो कि सबको पता है कि 1 साल का क्लोजिंग बैलेंस 2018 का क्लोजिंग बैलेंस 2019 का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो इस तरह जैसे कि 2018 में अगर क्लोजिंग बैलेंस है 20 मिलियन या 30 मिलियन तो ऑडिटर को वेरीफाई करना चाहिए कि जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस ये सेम है या नहीं। कि क्योंकि जो ओपनिंग बैलेंस है को हम एक और वर्डिंग में ये भी कह सकते हैं कि जो फंड होते हैं फर्म के पास अकाउंट में किसी भी न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए तो उसको हम कहते हैं ओपनिंग बैलेंस। तो ऑडिटर को इसको तो अब फर्दर इसमें आ जाता है सर आगे ये वेरिफिकेशन ऑफ BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ये कोई अकाउंट नहीं होता, ये एक स्टेटमेंट होती है जो मतलब कि बनाई जाती है कि कोज मालूम करने के लिए कि क्यों पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस है। जैसे कि अब ये पता है सबको, मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि पासबुक और कैश बुक, जैसे कि पासबुक बैंक वो बनाता है और कैश बुक होता है उसमें डेली ट्रांजैक्शन होती हैं रिगार्डिंग कैश और बैंक ट्रांजैक्शन वगैरह होती हैं। और पासबुक बैंक वो जो ट्रांजैक्शन वगैरह कंपनी करती है तो बैंक उसकी एक कॉपी अपने बैंक की उसकी एक कॉपी कस्टमर को दे देती है, तो इसको हम कहते हैं पासबुक कहते हैं। तो ऑडिटर को क्या कहते हैं वेरिफिकेशन करनी चाहिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की भी, ताकि वो मतलब पता वगैरह कर सके कि इसमें क्या बाकी कोई अमेंडमेंट्स वगैरह या एरर या फ्रॉड्स वगैरह तो नहीं है। तो इसका रीज़न सर ये भी हो सकती है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की मतलब कि रीज़न क्या होती है, डिफरेंस की रीज़न क्या होती है पासबुक की और कैश बुक की। जैसे कि अब बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करता है कस्टमर को, तो जब वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो कमीशन वो चार्ज कर देता है और डेबिट साइड पे लिख देता है पासबुक के, लेकिन क्या कहते हैं कैश बुक पे कोई एंट्री नहीं होती अनलेस के कैश बुक के बैंक से ऑब्टेन ना की जाए। तो इस तरह सर ये इसमें आ जाता है कि ऑडिटर को वाचिंग एंड वेरिफिकेशन करनी चाहिए। ये सर दिस इज़ फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।